हेलो एवरीवन, आज है 23 जुलाई और द इंडियन एक्सप्रेस की आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो हैं अमेरिका यूनेस्को से बाहर, MiG-21 सेनानिवृत्त, बांध का शिलान्यास। आज की जो हमारी पहली न्यूज़ रहेगी वो है यूनेस्को में दोबारा शामिल होने के बाद भी 2 साल बाद अमेरिका जो है फिर से यूनेस्को से बाहर होगा। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है? जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसने 22 जुलाई 2025 को यह घोषणा की है कि वह जो है यूनेस्को से एक बार फिर बाहर निकल जाएगा, जो कि 2023 में जो बाइडेन प्रशासन है उसके तहत दोबारा शामिल होने के केवल 2 साल बाद है। इस निर्णय का प्रभाव जो है दिसंबर 2026 के अंत तक लागू होगा। और जो अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता हैं टैमी ब्रूस, उसने कहा है कि यह निर्णय जो है यूनेस्को की जो विभाजनकारी सामाजिक और जो सांस्कृतिक एजेंडे हैं उनको बढ़ावा देने और जो 2011 में फिलिस्तीन राज्य को जो है सदस्य राष्ट्र के रूप में स्वीकार करने के कारण लिया गया है, जो कि अमेरिकी नीति के खिलाफ है और संगठन में जो इजराइल विरोधी बयानबाजी है उसको बढ़ावा देता है। यह कदम जो है ट्रंप प्रशासन की जो अमेरिका फर्स्ट नीति है उसके तहत लिया गया है, जो कि बहुपक्षीय जो संगठन है उनके प्रति संशय को जो है वो दर्शाता है। जो यूनेस्को है उसकी जो महानिर्देशक आंद्रे अजूबे हैं, उन्होंने जो है इस निर्णय पर गहरा खेद जताया है, लेकिन उन्होंने यह कहा है कि जो संगठन के लिए तैयार था उन्होंने जो इजराइल विरोधी पक्षपात है उसके आरोप जो हैं उनको खारिज करते हुए यह भी कहा है कि जो यूनेस्को के प्रयास हैं, विशेष रूप से जो होलोकास्ट शिक्षा हुई या फिर जो यहूदी विरोधी भावना है, उन दोनों के खिलाफ जो है लड़ाई के विपरीत है। यह तीसरी बार है जब अमेरिका जो है यूनेस्को से बाहर निकल रहा है। इससे पहले रोनाल्ड जो रीगन हैं उनके प्रशासन में भी 1984 में जो ये संगठन है इसको क्रू प्रबंधन और सोवियत हितों को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर बाहर निकलने का फैसला किया गया था। और फिर 2003 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो हैं उनके तहत वापस शामिल हुआ था। 2017 में ट्रंप के जो पहला कार्यकाल था उसके दौरान अमेरिका ने जो इजराइल विरोधी पक्षपात है उसका हवाला देते हुए यूनेस्को को छोड़ दिया था। जो ये यूनेस्को है यह शिक्षा, विज्ञान और जो संस्कृति है और जो संचार है उनके क्षेत्रों में वैश्विक सहयोग जो है उसको बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख संगठन है। अगर इसके वित्तीय प्रभाव को देखें तो बजट जो यूनेस्को है उसका 22% बजट लगभग जो है $80 मिलियन के करीब है अमेरिका से आता था, लेकिन 2023 में दोबारा शामिल होने के बाद यह योगदान जो है केवल 8% है। फिर भी अमेरिका का बाहर निकलना जो यूनेस्को की फंडिंग है उसको प्रभावित कर सकता है, खासकर उन कार्यक्रमों को जो अमेरिकी प्राथमिकता हैं, जैसे कि शिक्षा हुई, डिजिटल समावेशन हुआ, उन पर केंद्रित है। और जो यूनेस्को है उसने पिछले जो कुछ वर्ष हैं उनमें जो फंडिंग है उनकी विविधीकृत जो है वो किया है, जिससे जापान हुआ, यूरोपीय संघ हुए या फिर कोई निजी क्षेत्र जैसे स्रोत जो हैं वो शामिल हैं। इसलिए जो वित्तीय प्रभाव है वह सीमित हो सकता है, लेकिन अगर लंबे समय तक परियोजनाओं जैसे कि विश्व धरोहर स्थल हैं उनका संरक्षण या फिर जो शिक्षा की पहल है उन पर असर जो है हमें देखने को मिल सकता है। अगर इसके राजनीतिक और जो कूटनीतिक प्रभाव हैं उनको देखें तो अमेरिका पर इसके प्रभाव में जो है वो कमी देखने को मिल सकती है। अमेरिका का बाहर निकलना यूनेस्को में जो उसकी नीतिगत प्रभावशीलता है उसको कम करेगा। इससे जो संगठन हैं उनमें जो अन्य देश हैं, विशेष रूप से चीन और जो रूस जैसे देश हैं, उनका प्रभाव जो है वो बढ़ सकता है, जो कि वैश्विक सांस्कृतिक और जो शैक्षिक एजेंडा है
उसको आकार देने में अपनी भूमिका को वे जो हैं बढ़ा सकते हैं। जो इजराइल विरोधी पक्षपात का मुद्दा भी जो है उसे देखें तो जो अमेरिका का यह कदम यूनेस्को में इजराइल से संबंधित जो मुद्दे हैं उन पर बहस को और जो तीव्र कर सहायता है उस पर असर देखने को मिल सकता है। कुछ देशों जैसे कुछ देश इसे जो है यूनेस्को की जो नीतियां हैं उसको भी प्रभावित करने के अवसर के रूप में जो है वो देख सकते हैं। इससे जो है जो मध्य पूर्व से संबंधित प्रस्ताव हैं उन पर भी जो तनाव है वह बढ़ सकता है। अगर बहुपक्षीयता पर इसका असर देखें तो यह निर्णय जो है वैश्विक संयोग और जो बहुपक्षीय संगठन हैं उनके प्रति अमेरिका की जो अमेरिका फर्स्ट नीति है उसको दर्शाता है, जो कि जो अन्य देश हैं उनके साथ में उनके जो संबंध हैं उनको प्रभावित जो है वो कर सकता है। और जो वैश्विक मंच हैं उन पर अमेरिका की जो विश्वसनीयता है यानी कि अमेरिका पर उनको जो विश्वास है मंचों को उस पर भी सवाल जो है वो उठ सकता है। अगर कार्यक्रम के प्रभाव और जो शिक्षा विज्ञान है उनके बारे में जानें तो जो यूनेस्को है उसने वैश्विक शिक्षा कार्यक्रम जैसे सतत विकास हुआ या फिर लक्ष्य 4 यानी कि जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हुई और जो वैज्ञानिक अनुसंधान पहल जैसे कि समुद्री संरक्षण हुआ उनमें अमेरिकी जो विशेषज्ञता है और जो वित्तीय सहायता है उनकी कमी से जो प्रगति है वह धीमी हो सकती है। अगर विश्व धरोहर स्थल देखें तो अमेरिका के पास जो है 24 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। यूनेस्को से बाहर निकलने से जो ये स्थल हैं इनका संरक्षण हुआ या फिर जो प्रचार है उसके लिए अतिरिक्त संसाधन जो हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि अब स्थानीय स्तर पर प्रतिबंधित करने होंगे। और अगर सांस्कृतिक और डिजिटल पहल को देखें तो जो यूनेस्को है उसकी डिजिटल जो समावेशन है या फिर जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति है और जो सांस्कृतिक विविधता जैसे क्षेत्र हैं उनमें अमेरिकी तकनीकी और जो सांस्कृतिक प्रभाव है वह भी कम हो सकता है, जिससे जो ये क्षेत्र हैं इनमें वैश्विक मानक का निर्धारण और जो दूसरे देश हैं उनकी भूमिका यहाँ पर बढ़ सकती है। वैश्विक छवि और जो सहयोग अमेरिकी छवि है उन्हें देखें तो बार बार यूनेस्को से बाहर निकलने 1984 में, 2017 में और अब 2026 में से वैश्विक समुदाय जो हैं उनमें अमेरिका की जो प्रतिबद्धता है उस पर भी सवाल उठ सकते हैं, जिससे कि जो विकासशील देश हैं उनमें उनके जो सॉफ्ट पावर है उस पर असर होगा। सहयोग की संभावनाएं देखें तो जो यूनेस्को की महान निर्देशक आद्रे अजूबे हैं उन्होंने कहा है कि जो संगठन अमेरिकी निजी क्षेत्र है और जो अकादमिक और गैर लाभकारी संगठन हैं उनके साथ सहयोग जारी रखेगा। हालांकि सरकारी स्तर पर जो है सहयोग कम होने से जो वैश्विक और जो सांस्कृतिक और जो शैक्षिक पहल है उसमें अमेरिका की जो भागीदारी है वह भी सीमित हो सकती है। और अगर क्षेत्रीय और जो सांस्कृतिक प्रभाव हैं मध्य पूर्व जो है वहाँ पर बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। अमेरिका का कहना यह है या फिर जो ये कदम है उससे जो मुख्य रूप से इजराइल विरोधी जो पक्षपात के आरोपों पर आधारित मध्य पूर्व में जो सांस्कृतिक और जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनसे संबंधित यूनेस्को के जो निर्णय हैं और जो जटिल जो हैं उनको और भी जटिल बना सकता है। उदाहरण के लिए देखें तो जो हेब्रोन अल खलील जो है पुराने शहर जैसे स्थलों पर पहले से ही विवाद जो है वो चल रहा है। वैश्विक सांस्कृतिक संवाद जो यूनेस्को है वह सांस्कृतिक संवाद और जो शांति है उसको बढ़ावा देता है। अमेरिका की जो अनुपस्थिति है उससे इस संवाद में जो पश्चिमी दृष्टिकोण है वह कम प्रतिनिधित्व हो सकता है, जिससे कि जो गैर पश्चिमी देश हैं उनके सांस्कृतिक नैरेटिव जो हैं वो भी हावी हो सकते हैं। हमारी जो आज की दूसरी न्यूज़ रहेगी वो जो है भारतीय वायुसेना 6 दशक की जो सेवा के बाद में सितंबर में जो MiG-21 लड़ाकू विमान है उसको सेनानिवृत्त जो है वो करने जा रही है। और यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है? भारतीय जो वायुसेना है वह सितंबर 2025 में MiG-21 जो लड़ाकू विमान है
उसको सेवानिवृत्त करने जा रही है, जो कि 6 दशकों से अधिक समय तक सेवा में रहा है। MiG-21 जो है इसे फ्लाइंग कॉफिन के नाम से भी जाना जाता है। जो ये फ्लाइंग कॉफिन MiG-21 है, इसके बारे में जाने तो यह एक सुपर जो सोनिक जेट लड़ाकू विमान है, जिसे कि सोवियत संघ ने 1950 के दशक में डिज़ाइन किया था। इसे पहली बार जो है 1959 में उड़ाया गया था और यह अपनी गति और जो सादगी है और जो बहुमुखी प्रतिभा है उसके लिए प्रसिद्ध हुआ है। MiG-21 जो है उसको फिश बेड कोडनेम के नाटो द्वारा जाना जाता है और यह दुनिया भर में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले लड़ाकू विमानों में से जो है एक रहा है। अगर इसकी प्रवेश की बात करें तो 1960 का दशक जो था उसमें भारतीय जो वायुसेना है उसने 1963 में MiG-21 को अपने बेड़े में शामिल किया था, जब भारत ने सोवियत संघ से MiG-21 F-13 संस्करण खरीदा था। यह भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था। बाद में भारत में जो है MiG-21 FL, MiG-21M और MiG-21 बाइसन जैसे उन्नत जो संस्करण हैं उनको भी शामिल किया गया। जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसने लाइसेंस के तहत इन विमानों का निर्माण जो है वो भी किया था। युद्धों में अगर इनकी भूमिका देखें तो 1965 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था उसमें जो MiG-21 है उसने पहली बार युद्ध में हिस्सा लिया था। हालांकि सीमित संख्या में इससे अपनी जो सुपरसोनिक क्षमता है उसका प्रदर्शन किया और 1971 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था उसमें भी MiG-21 ने बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी। खासकर जो हवाई युद्ध हुए थे और जो ज़मीनी हमले थे उनमें इसने पाकिस्तानी जो वायुसेना है उसके F-86 सैबर और जो स्टार फाइटर विमान हैं उनको निशाना बनाया था। और जो 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था MiG-21 जो है उसने टोही मिशन और जो हवाई सहायता थी वह प्रदान की थी, जिसने कई जो अन्य अभियान थे उनमें भी हिस्सा लिया, जैसे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ या फिर जो मालदीव में 1988 के तहत जो तख्तापलट है उसको रोकने में भी जो है इसका इस्तेमाल किया गया था। उन्नयन और अगर इसकी जो बायन संस्करण है उसके बारे में जाने तो 1990 के दशक में जो MiG-21 है उसके बेड़े को आधुनिक बनाने के लिए MiG-21 जो बाइसन उन्नयन है उसको शुरू किया गया था, जिसमें कि उन्नत रडार मिसाइल सिस्टम जैसे R-73 और जो R-77 मिसाइलें हैं और बेहतर इसका जो है एवियोनिक्स शामिल किए गए। जो बाइसन का संस्करण है उसने MiG-21 को 21वीं सदी में जो है और भी प्रासंगिक बनाए रखा। हालांकि यह पुराने डिजाइन के कारण जो है वो सीमित हो गया था। विवाद और जो फ्लाइंग कॉफिन उपनाम है उसके बारे में जाने तो MiG-21 को इसके पुराने डिजाइन और जो रखरखाव है उसकी समस्याओं के कारण फ्लाइंग कॉफिन कहा गया है। 1963 से अब तक भारत में 400 से अधिक MiG-21 जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, जिसमें कई पायलट जो हैं उनकी जान चली गई है। इन दुर्घटनाओं का कारण जो पुराने उपकरण हैं या फिर जो अपर्याप्त रखरखाव हैं और जो प्रशिक्षण उड्डयन हैं उनके दौरान जो मानवीय त्रुटियां जो हैं वो रही हैं। अगर सेवानिवृत्ति की बात करें तो सितंबर 2025 में जो भारतीय वायुसेना अपने अंतिम MiG-21 स्क्वाड्रन संख्या 51 जो स्क्वाड्रन ओम्स है उसको श्रीनगर से सेवानिवृत्त करेगी। इसकी जगह जो स्वदेशी तेजस और जो अन्य आधुनिक विमान जैसे कि राफेल ले रहे हैं। MiG-21 है इसकी सेवानिवृत्ति जो है वो भारतीय वायुसेना का जो आधुनिकीकरण है उसकी दिशा में एक इम्पोर्टेंट कदम जो है वो मान सकते हैं। अगर इसके महत्व को जाने तो जो MiG-21 है वह भारतीय वायुसेना की रीढ़ रहा है, जिसने कई दशकों तक जो हवाई रक्षा और हमले जो हैं उनकी भूमिका निभाई है। इसने भारत को जो सुपरसोनिक युग है
उसमें प्रवेश कराने में भी जो है वो हेल्प की थी। और जो स्वदेशी विमान निर्माण हाल ही का जो माध्यम है उससे इसको बढ़ावा दिया गया। इसका जो डिज़ाइन है उसकी सादगी और जो कम लागत जो है इसे विकासशील जो देश हैं उनके लिए आकर्षक बनाया है। लेकिन जो आधुनिक युद्ध हैं उनकी आवश्यकताओं ने इसे अप्रचलित जो है वो कर दिया है। आज की हमारी जो तीसरी और लास्ट न्यूज़ रहने वाली है वो है चीन ने जो है अरुणाचल प्रदेश के निकट 170 अरब डॉलर के बांध का शिलान्यास जो है वो किया है। भारत को जो है वो चिंतित जो है वो क्यों है इसको लेकर, इसके बारे में जो है हम फुल डिटेल के साथ जानेंगे। चीन ने तिब्बत में जो है यारलुंग तांगसो नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको चीन के अंदर जो है चीन का जो तिब्बत है उसके अंदर उसे यारलुंग जो तांगसो नदी है उसके नाम से जाना जाता है। भारत में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। पर जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा के निकट 167.8 अरब डॉलर लगभग जो है 1.2 ट्रिलियन युआन की लागत से दुनिया के सबसे बड़े जो हाइड्रो पावर बांध है उसका निर्माण शुरू किया है। इस परियोजना ने जो भारत और बांग्लादेश है उसमें कई कारणों से चिंता जो है उसको बढ़ा दिया है। जल के प्रवाह पर नियंत्रण को देखें तो यह बांध जो है हिमालय की एक विशाल घाटी में बन रहा है जहां ब्रह्मपुत्र नदी त्रिव्यूटर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। चीन इस बांध के माध्यम से नदी का जो जल है उसके प्रवाह को नियंत्रित या फिर मोड़ सकता है, जिससे भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम जो है और बांग्लादेश में बाढ़ या फिर सूखे की स्थिति जो है वो पैदा हो सकती है। अगर पारिस्थितिकी और जो कृषि है उस पर इसके प्रभाव को देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत और बांग्लादेश की जीवन रेखा है, जो कि कृषि में जो है चावल हुआ, जूट हुआ और जो मछली का पालन है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बांध जो है नदी की प्राकृतिक प्रवाह है और जो गाद है उसके बहाव को बाधित कर सकता है, जिससे असम और जो बांग्लादेश के बाढ़ के मैदान हैं उनकी उर्वरता जो है वह भी प्रभावित हो सकती है। यह जैव विविधता और जो पूर्वी हिमालय के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर इसके सामरिक खतरे के रूप में वाटर बम के रूप में जाने तो जो अरुणाचल प्रदेश है उसके मुख्यमंत्री जो हैं पेमा खांडू, उसने इस बांध को वाटर बम करार दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन संघर्ष के समय बांध में जमा जो पानी है उसको अचानक छोड़कर अरुणाचल प्रदेश और जो असम है उसमें बाढ़ जैसी आपदा पैदा कर सकता है, जिससे जो क्षेत्रीय सुरक्षा है उसको खतरा जो है और भी हो सकता है। अगर इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय जल संधि है उसका अभाव भी होगा, जैसे कि चीन ने अंतर्राष्ट्रीय जल बंटवारे की जो संधियां हैं जैसे कि 1997 के जो संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन है उस पर हस्ताक्षर जो है वो नहीं किए हैं। इससे वह नदी का जो जल प्रवाह है उसको नियंत्रित करने के लिए बाध्य नहीं है, जिससे कि भारत और जो बांग्लादेश है उसकी चिंताएं और भी बढ़ जाती हैं। जो भू राजनीतिक तनाव को देखें तो यह परियोजना जो है अरुणाचल प्रदेश के निकट जो नीचिंग क्षेत्र है उसमें बन रही है, जिसे चीन दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है और इस पर अपना दावा जो है वह जताता है। और 1962 के जो भारत चीन युद्ध हुआ था और हाल ही की जो सीमा विवाद के संदर्भ में यह बांध जो है क्षेत्रीय जो भू राजनीति है और जटिल उसको जो है और भी जटिल कर सकता है। सांस्कृतिक अगर सामाजिक प्रभाव देखें तो बांध से जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी आधी जनजाति जैसे स्थानीय समुदायों की जो आजीविका है और जो सांस्कृतिक पहचान है उस पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि नदी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। और अगर इस पर भारत की प्रतिक्रिया को देखें तो भारत भी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बांध बना रहा है,
जो कि 10 अरब घन मीटर पानी संग्रहित करने की क्षमता रखता है, ताकि चीन के बांध के प्रभाव को कम किया जा सके। इसके अलावा भारत ने 2006 में चीन के साथ जो विशेषज्ञ स्तरीय व्यवस्था ELM शुरू की थी, जिसके तहत बाढ़ के मौसम में जल वैज्ञानिक डेटा जो है वो साझा किया जाता है, लेकिन यह पर्याप्त जो है वो नहीं माना जा रहा। चीन का इस पर क्या दावा है कि वह ये बांध क्यों बना रही है? चीन का कहना है कि जो ये परियोजना है उसकी कार्बन तटस्थता और जो तिब्बत का विकास है उसके लिए, और जो इससे निचले इलाके हैं उनको इससे कोई भी नुकसान जो है वो नहीं होगा। हालांकि जो विशेषज्ञ हैं और जो भारतीय नेता हैं इस दावे पर संदेह जताते हैं, क्योंकि परियोजना की जो विशालता है और जो सामरिक स्थिति है इसे और भी संवेदनशील बनाती है। हम जो है आगे भी जो इंडियन एक्सप्रेस की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको आप सभी के साथ साझा करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।